नमस्कार, मुहामुही में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हर हफ्ते हम ऐसी किसी कद्दावर हस्ती से मुहामुही बात करते हैं जो हमारे देश और राज्य के लोगों की जिंदगी पर किसी न किसी रूप में असर डाल रहे होते हैं। आज हमारे साथ है एक समय मुख और मुखौटे की थ्योरी पेश कर भाजपा और भारत की सियासत में भूचाल ला देने वाले गोविंदाचार्य जी। गोविंदाचार्य जी, मुहामुही में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही पूछ लेता हूँ कि आजकल बड़े बड़े नेता जहां प्रधानमंत्री पद के सवाल पर चुप्पी साध लेते हैं, कोई नाम आगे करते हुए हिचकिचाते हैं, आप धुआंधार बयान दे रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। चुनाव से 8-10 महीने या 1 साल पहले ये कौन सा खेल खेल रहे हैं आप? मैं मानता हूं कि आज जहां दलों की आंतरिक तानाशाही से लिखी स्थितियां हैं और आंतरिक लोकतंत्र का गला घुट गया है, तो कोई न कोई बेपरवाह आदमी मुद्दों के संदर्भ में, मूल्यों के संदर्भ में आवाज तो उठाए। जो अंदर से आवाज उठनी चाहिए पार्टियों के, तो स्वाभाविक तौर पर लोकतंत्र के पहरेदार के नाते, जागरूक नागरिक के नाते, एक गैर जिम्मेदार राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है मैं इन विषयों पर अपनी राय स्पष्ट करूं, देश के हित में, आम आदमी, गरीब आदमी के हित में। मुझे तो लगता है कि आप पूरे मंत्रिमंडल का खाका लेके घूम रहे हैं। ये प्रधानमंत्री होना चाहिए, ये खेल मंत्री होना चाहिए, ये गृह मंत्री होना चाहिए। नहीं, मैंने शैडो कैबिनेट्स इनकी या उनकी, इसमें मेरी कोई रुचि नहीं है। केवल मैं देश के लिए जिम्मेदारी से राजनीति करनी चाहिए इस आग्रह के कारण मैं पार्टियों के सामने रख रहा हूँ कि भैया जनता का भी तो सोचो, केवल अपनी ही क्यों सोच रहे हो। नहीं, मुझे आपके कई पिछले बयानों से ऐसा लगा कि आप नरेंद्र मोदी का पत्ता साफ करवाने में जुटे हुए। मेरा किसी व्यक्ति से राग द्वेष का सवाल ही नहीं है, लेकिन मुझे जो बेबाक लगती है, कई लोग तो चापलूसी के कारण, कई लोग और कारणों से बोलने में हिचकिचाते हैं और बाद में मुझे फोन से बताते हैं आपने ठीक कहा। ये भी होता है। तो मैं अपनी राय बताता हूँ, लेकिन वो राय देश हित में मुझे जो सूझती है वो मैं करता हूँ। उसे मेरा कोई स्वार्थ, राग द्वेष नहीं। गोविंदाचार्य जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। मुझे भी लगता है कि आप राग द्वेष से शायद ऊपर उठे हुए नेता हैं, लेकिन ये क्या माजरा है कि जब बीजेपी के बहुत सारे नेता नरेंद्र मोदी का नाम लेकर बीच बाजार उछल कूद मचा रहे हैं, आपने सीधा सीधा ये कह दिया कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं है। सीधी बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज राजनीतिक दलों में, भाजपा में भी चापलूसी, चालाकी, तिकड़म और साजिश ये कार्य पद्धति का अंदरूनी हिस्सा बन गई है। ऐसे में जो लोग कुछ बोलते रहते हैं वही उनकी राय है, ये नहीं समझना चाहिए, और जो चुप रहते हैं वो साजिश नहीं कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। ऐसे से मैं चूंकि सबको जानता हूं पुराने कार्यकर्ता होने के नाते, इसलिए मुझे मेरिट्स डिमेरिट्स दोनों का ख्याल है। तो नरेंद्र जी में बहुत से गुण हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ सीखना है। जैसे कहते हैं ना, पीटर प्रिंसिपल मैनेजमेंट में होता है कि अच्छा संवाददाता जरूरी नहीं है अच्छा संपादक बन जाए, अच्छा टीचर जरूरी नहीं है अच्छा प्रिंसिपल बन जाए, उसी तरह से अच्छा मुख्यमंत्री जरूरी नहीं है अच्छा प्रधानमंत्री बन जाए। उस नाते मैं ये कह रहा होता हूँ कि उनको बहुत सीखने की जरूरत है। तो नरेंद्र मोदी को अभी क्या क्या सीखना है, उनके भीतर अभी क्या क्या कमियां हैं जिसकी वजह से वो पीएम पद के योग्य आपको नजर नहीं आते? देखिए, व्यक्ति का इतना बारीक सर्जरी या डिसेक्शन करना ठीक नहीं है, मगर मैं इतना जानता हूँ कि हमारा देश विविधतापूर्ण है, हमारा देश जटिलतापूर्ण है। इसमें बहुत विपरीत विचारों के लोगों को भी साथ ले चलने के लिए विशेष लचीलापन चाहिए। लचीलेपन की कमी है। लचीलापन, समझना, दूसरों का मन समझना, और केवल स्ट्रेटेजी नहीं, आस्था। और आस्था अपने मन के अंदर इस बात की कि मैं ही ठीक नहीं हूं, और भी लोग ठीक हो सकते हैं, तो उसमें से मध्य मार्ग खोजना। तो मध्य मार्ग ही सबको साथ लेकर चलने में, उनके भी विचारों और उनके भी मन को संतुष्ट करने के लिए जरूरी है। तो लचीलेपन की कमी है और अतिवादी है, एक एक्सट्रीम में वो चले जाते हैं कई बार। जैसे उदाहरण के लिए संजय जोशी का ही विषय था। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब वो छोटा सा कार्यकर्ता, अब वो कहाँ दावेदारी कर रहा है, कहाँ प्रतिस्पर्धी है, कहाँ प्रतिद्वंद्वी है, लेकिन अपने मन में बात रखे रहे। अभी हाल में भी नए अध्यक्ष को बता गए कि देखो उनके बारे में विचार नहीं करना, नहीं तो मैं किसी भी एक्सट्रीम तक जाऊंगा। ये क्या दर्शाता है? ये मन का छोटापन ही तो है। तो छोटे मन से बड़े काम नहीं होते, तो मन बड़ा करना तो सीखना पड़ेगा ना, अभ्यास करना पड़ेगा उसके लिए। और क्या देश के अल्पसंख्यकों के लिए भी नरेंद्र मोदी का मन छोटा है?
मैं मानता हूं कि इसमें मन छोटा होना बड़ा होना की बजाय राजनीतिक दृष्टि से वो अपनी पोजीशनिंग ठीक कर सकते हैं। पहले भी कोई बहुत बहुसंख्यक परस्त थे इसलिए वैसा उनके बारे में आरोप लगा, ऐसा नहीं है। राजनीतिक जरूरतों के हिसाब से वो अपने को ढाल लेने में इस विषय में समर्थ है। इसीलिए उन्होंने देखिए ना, एक तरफ उन्होंने एक समय कहा कि अभी भी उन्होंने इनकार किया और मैं जिम्मेदारी भी नहीं लूंगा नैतिक, लेकिन मैं वहां मुख्यमंत्री था, ये तो मानते हैं, लेकिन वही सद्भावना यात्रा भी निकालते हैं। तो जब जैसी जरूरत तो सारा, मैं ऐसा मानता हूं कि नहीं, कुछ विषय आस्था के होते हैं, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजीज के नहीं होते हैं। आप विश्वास अर्जित स्ट्रेटेजीज के आधार पर नहीं कर सकते हैं, उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है, उसके लिए मन की सफाई, नियत की सफाई पहले जरूरी है, ये उनको सिद्ध करना होगा। अभी तो मुसलमानों का विश्वास जीतने के लिए उनको मन की सफाई करनी पड़ेगी, उनको तपस्या अभी करनी पड़ेगी। मैं ऐसा मानता हूँ जी, अगर उनको करना है तब, अगर नहीं करना है तो कोई बात। आपको व्यक्तिगत ऐसा लगता है गोविंद जी कि गुजरात दंगे के लिए चूंकि वो चीफ मिनिस्टर थे, चाहे उनकी संलिप्तता थी या नहीं थी, उनको माफी मांगनी चाहिए? मैं इतना तो मानता हूँ, माफी मांगे न मांगे, नैतिक रूप से मैं जिम्मेदार हूँ ये तो उनको जरूर कहना चाहिए, अगर वो सच में मानते हो नैतिक रूप से जिम्मेदार, क्योंकि वो राज्य के मुखिया थे। जी जी जी। और राज्य तो उनका बचाव करता है जो अपना बचाव नहीं कर सकते, चाहे वो अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक हो। और उनके मुख्यमंत्री रहते इतने बड़े दंगे हुए, ये तो यथार्थ है जी, बिल्कुल। तो वो इस नैतिक जिम्मेदारी से कैसे बच सकते हैं? नैतिक जिम्मेदारी को ऑन करने में कठिनाई क्या है, मुझे ये समझ में नहीं आया। तो नरेंद्र मोदी उस नैतिक जिम्मेदारी से मुंह चुरा रहे हैं और आप नरेंद्र मोदी के विकास के मॉडल को भी कोई बहुत अच्छा मॉडल नहीं मानते? मैं तो बहुत खराब मॉडल मानता हूँ। अच्छा तो छोड़िए, अच्छा हाँ, वो तो अंबानी है या अडानी है या टाटाज है, हाँ, इनको उपकृत करने को ही वो विकास मान रहे हैं। हाँ, अरे बिना एक कार पैदा किए लगभग 18,000 करोड़ रुपए का टैक्स माफी और जमीन और बिजली सब देकर पहले ही से उन्होंने लाभान्वित कर दिया टाटास को। जी जी। तो ये कौन सा विकास हुआ? किसका विकास हुआ? अरे गरीब टैक्स पेयर के पैसे को आप टाटा के चरणों में लुटाते हैं केवल पॉलिटिकल मार्क्स स्कोर करने के लिए कि हम प्रो डेवलपमेंट है। कौन सा डेवलपमेंट? इसलिए मैं तो सिद्धांततः ही डेवलपमेंट यानी क्या, किसका, कैसे, किसकी कीमत पर, इस पर बहस की जरूरत मैं समझता हूँ। और जो रास्ता है वो गलत है, उससे देश के अंतिम आदमी का हक और हित सिद्ध नहीं होगा। तो आम आदमी के हित की कीमत पर, अंतिम आदमी के हित की कीमत पर जो देश में विकास की पॉलिसी अपनाई जा रही है और नरेंद्र मोदी के जिस मॉडल का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, वो मॉडल आपको बकवास लगता है, घटिया लगता है? मुझे लगता है कि गुजरात एक विशिष्ट स्थिति का लोकेटेड प्रांत था जो कोस्टल है, तो लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज में एक्सपोर्ट की दृष्टि से एडवांटेजियस सिचुएशन में गुजरात ज्योग्राफिकली है। उसको आप देश भर में रेप्लिकेट नहीं कर सकते। तो जो बात वहां के लिए थोड़े समय के लिए उपयोगी है और उसकी भी कीमत उनको चुकता करनी पड़ रही है सांस्कृतिक आधारों पर। तो मैं इसलिए नीतीश जी का मॉडल हो या नरेंद्र जी का मॉडल हो, मैं दोनों को रिजेक्ट करता हूं कि वो भारत के या आम आदमी के हक और हित की बात नहीं सोचते। तो ये जो आंकड़े पेश करते हैं ये कि पिछले 5-6 साल में करीब 40-50 लाख करोड़ का पूंजी निवेश आ गया गुजरात में, या 8-9% की एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट जो है उस राज्य में आ गई, तो ये आंकड़े सब आपको झूठे लगते हैं, सतही लगते हैं? किनका लाभ हुआ, कितना लाभ हुआ, इतना मैं जरूर चाहूंगा। इसका व्हाइट पेपर तो पब्लिश हो गुजरात की तरफ से। अंतिम आदमी के हक में कितना आया? मान लो उसके हक में 3 रुपए आए और जो बड़ा आदमी उसके में 3 लाख रुपए आए, तो किसका विकास हुआ? असल में तो 300 तो मिलता कम से कम। तो जो पूंजी लगाई गई उसका आउटपुट रेशियो तो निकाले। तो गुजरात में कॉमन मैन का विकास नहीं हो रहा है? मैं ऐसा मानता हूं कि कॉमन मैन का विकास जितना हो सकता था उतना नहीं हुआ, एक। दूसरा, जमीन की उर्वरता कम हुई, बंजर होती गई, ये भी एक दूसरा फैक्टर है। वनाच्छादन कम हुआ, दूसरा। तीसरा, मनुष्य मवेशी अनुपात घटा है, चौथा। और अपसंस्कृति बढ़ी है, पांचवा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप मार्कंडेय काटजू के साथ
ज्यादा उठने बैठने लगे इन दिनों, इसलिए नरेंद्र मोदी के पूरे मॉडल को खारिज कर रहे हैं और कुपोषण वगैरह का मसला उठा रहे हैं। मेरे काटियों से संयोग से जी भेंट भी नहीं है, हाँ। लेकिन मैंने उनसे सुना जरूर है कि बिहार में उन्होंने सेंसरशिप की बात कही जी जी जी, और गुजरात के मॉडल को उन्होंने रिजेक्ट किया। ये अलग बात है, वो उनका इंडिपेंडेंट सोच है। और गोविंदाचार्य जी, लेकिन आपकी सारी बातें जितनी सुलझी हुई हैं उतनी ही उलझी हुई भी हैं। आप नरेंद्र मोदी को कहते हैं पीएम बनने के लायक नहीं है, आप नरेंद्र मोदी के विकास के मॉडल को खारिज कर रहे हैं। इसका मतलब अगर सीधा सीधा निकाला जाए तो वो एक कामयाब मुख्यमंत्री भी नहीं कहे जा सकते। और चूंकि उनके राज्य में और उनके राज में दंगे हुए, उसके लिए अभी तक उन्होंने माफी भी नहीं मांगी, उस दंगे को वो कंट्रोल भी नहीं कर पाए थे, तो देश का गृह मंत्री बनने की योग्यता भी वो नहीं रखते। फिर भी आपने कह दिया कि वो देश के गृह मंत्री बनने लायक। मैंने एक शर्त के साथ कहा है ना जी, जी। कि अडवाणी प्रधानमंत्री और तब वो गृह मंत्री, और अडवाणी जी भी गृह मंत्री रह चुके हैं, इसलिए गार्जियन के अंतर्गत अप्रेंटिसशिप के लिए नरेंद्र मोदी रहेंगे तो लाभ होगा। और जब सारे लोग कह रहे हैं कि आडवाणी जी को अब रिटायर हो जाना चाहिए, 86-87 साल के हो गए, भूलने लग गए हैं बातों को, बोलते बोलते भूल जाते हैं, और आप उनको कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। मेरा इतना ही कहना है कि भैया उस सारे लोगों के बीच बीनो बटोरो, तो जो उसमें से थोड़ा बहुत हो उसको सीधा साफ सफाई करके इस्तेमाल करना, ये भाजपा की विवशता है। उस भाजपा की विवशता की स्थिति में उपलब्ध लोगों में से सबसे ज्यादा हड्डी गुड्डी समेत अगर कोई दिखते हैं तो अडवाणी जी दिखते हैं। और आज जो कोएलिशन पॉलिटिक्स की कठिनाइयां हैं उसमें भी सेल अलोंग करने के लिए डायनामिक कम हो लेकिन बैलेंस्ड ज्यादा हो, इसकी जरूरत ज्यादा रहती है। नहीं, लेकिन गोविंद जी आप ये देखिए, आडवाणी जी अभी जो है 87 साल या 88 साल के हैं, 1 साल के बाद चुनाव होगा, 89 के हो जाएंगे, 5 साल के लिए आप उनको प्रधानमंत्री बना देंगे तो 93-94 के हो जाएंगे। आप एक बूढ़े आदमी का इतना शोषण क्यों करना चाहते हैं? आपको मोरारजी का भी मालूम होगा, वो भी लगातार लंबे रहे। चरण सिंह देखिए कितने लंबे जिए, ठीक से जिए। उसी प्रकार लालकृष्ण आडवाणी जी का स्वास्थ्य उनके सहयोगियों की तुलना में तो ज्यादा है। जब प्रदर्शन हो रहा था जंतर मंतर, वो खड़े थे ट्रक पर और अध्यक्ष महोदय गश खाकर नीचे गिरे थे। यात्रा पर जब चले तो यही छपरा से आना था, तो सुषमा जी हो, अरुण जी हो, वो तो रथ पर बैठे नहीं, गाड़ी में चले आए और रथ पर खड़े हुए ही अडवाणी जी आए। तो उम्र का लिहाज हो तो ये लोग बहुत छोटे उम्र के लोग थे। स्वास्थ्य का देखेंगे तो अडवाणी जी सबसे ज्यादा। तो 88 साल के आडवाणी जी शारीरिक स्वास्थ्य के लिहाज से इन जवान नेताओं की तुलना में ज्यादा फिट हैं। क्या मानसिक स्वास्थ्य में भी वो इन नेताओं से बेहतर है? कोएलिशन पॉलिटिक्स के तकाजे में सबके मन को समझकर और अपनी साख के कारण साथ ले चलने की क्षमता इन सब लोगों में से जितने लोग हैं, अडवाणी जी के प्रति लोगों का विश्वास ज्यादा होगा। चलिए, आडवाणी जी को पीएम बना दिया। अब सवाल ये है कि आडवाणी जी की पार्टी में सुनता कौन है? फिर भी अधिकतम लोगों के साथ सहमति बनाकर अभी तक पार्टी चलाने में मैं मानता हूं कि लगभग 72 से लेकर 2004 तक अडवाणी जी का योगदान रहा है। और लोग सुनते भी आए हैं, कई बार गुनगुनाते भी हैं, मान भी लेते हैं। तो 50 बातें मानी जाती हैं, 2-1 बातें नहीं मानी जाती हैं। तो पार्टी के अंदर आडवाणी की स्थिति अभी भी नरेंद्र मोदी से ज्यादा मजबूत है। मैं ऐसा मानता हूं कि उनकी बात लोग लिहाज करते हैं ज्यादा। और जिस राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस ने मुंगेरी लाल से भी ज्यादा हसीन सपने संजो रखे हैं, आपने उस राहुल गांधी को भी कह दिया कि ये बबुआ जो है पीएम बनने के लायक नहीं। बिल्कुल ठीक, बबुआ है। और मैं मानता हूं कि अभी सीखे कौन जरूरत है तो प्रधानमंत्री सीनियर बन जाए, एक एंटनी सरीखे लोग बन जाते हैं, छवि भी अच्छी है, सादा जीवन भी है। और वहीं ये सज्जन युवा कल्याण मंत्रालय से शुरू करते, कुछ अप्रेंटिसशिप करते, सीखते, लोग भी उनको संभालते। अभी तो बहुत जरूरी है उनको संभालना, उनको ऐसे ही खर्च कर देंगे सब तो उसका फायदा किसी को नहीं होगा। आप राजपुत्र को कहते हैं कि एक युवा मंत्रालय और खेल मंत्रालय संभाल लो। तो राजपुत्र तो बहुत तरह के हो जाते हैं ना, कुछ बिगड़ भी तो जाते हैं और कुछ उतने सीख भी नहीं पाते हैं। तो ये बिगड़े हुए राजपुत्र हैं जो सीख भी नहीं पाए। मुझे अभी तक का अनुभव यह आया है, जैसे संसद में ही वो कितना बोल पाए हैं, 10 साल के लगभग, तब 8 साल तो हो ही चला। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कहा 8 घंटे भी नहीं बोल पाए। कौन से विषय उन्होंने उठाए, कितनी हाजिरी, वहां कितने समय हाजिर रहे, ये सारे भी विषय हैं। अमेठी का ही देख लीजिए, हम तो गवाह हैं कि उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक बच्चू भाई कड़ो निर्दलीय एमएलए ने
भूमिहीन विधवाओं के लिए इंदिरा आवास बनाकर गया। उसने मुझे बताया कि भैया राहुल गांधी तो हमारे क्षेत्र की तरफ आए थे तो कलावती ढूंढ दिए थे, हम उनके क्षेत्र में गए तो सैकड़ों कलावतियां मुझे ध्यान में आई। मैं तो गया था कि राहुल गांधी इतने जिम्मेदार सांसद है को सीखूंगा, उल्टा हुआ, वो तो राजनीतिक शोशेबाजी करते नजर आए। तो ठीक है, राहुल गांधी संसद में भले नहीं बोल पाते हैं लेकिन जनसभाओं में तो बाहें चढ़ाते हैं ना, कागज वगैरह तो फाड़ लेते हैं ना। उसी कागज फाड़ने का कितना नुकसान हुआ। हाँ। कि उत्तर प्रदेश में सब लोगों को अकेले भैया आज तो अपना कागज फाड़ रहे हैं, कल को हारेंगे तो कुर्ता फाड़ेंगे, यही उनके बारे में कहा गया। इसलिए ये सब एक्टिंग भी उनको करना नहीं आया। लेकिन ये सारी जो एक्टिंग है, जो करना नहीं आया, ये सब सिखाने वाले दिग्विजय सिंह उनके देखिए, बड़े बड़े नेताओं ने एक नया काम सीख लिया है, कोई ना कोई पीआर एजेंसी और ठेके पर सारा इमेज बिल्डिंग का काम, ये सब भी देने की व्यवस्था हो गई है। मैंने इधर उधर से सुना है कि बड़े बड़े नेता पीआर एजेंसियों का सहारा लेते हैं, जो एक मैच्योर पॉलिटिकल लीडर्स है, जैसे दिग्विजय सिंह ही क्यों ना हो, इनका रोल कम है, ऐसा मुझे इधर उधर से जानकारियां मिली। अच्छा, दिग्विजय सिंह को जिनको उनका राजनीतिक गुरु माना जाता है राहुल गांधी का, मैं ऐसा आप उनका रोल कम मानते हैं? मैं मानता हूं कि जहां तक संगठन का सवाल है, श्री दिग्विजय सिंह जी ने राहुल गांधी को आग्रह पूर्वक युवा कांग्रेस में संगठनात्मक चुनाव होना चाहिए इसके लिए तैयार किया। इसमें श्री दिग्विजय सिंह का योगदान है। और संगठन में आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो जाने के कारण ही लीडर्स की जगह डीलर्स बढ़ गए हैं। इसके कारण कई प्रांतों में राजनीतिक स्थितियां कांग्रेस के अनुकूल होने के बाद भी उसे भुनाया नहीं जा रहा है। ये सब सोच दिग्विजय सिंह जी के, ऐसा उनके निकट के लोगों से मुझे मालूम पड़ता है। खुद दिग्विजय सिंह जो है बड़े उल्टे पुल्टे विवादास्पद बयान देते रहते हैं, बीजेपी के बारे में, संघ के बारे में, रामदेव के बारे में, अन्ना के बारे में, सब लोगों के बारे में। उनके लिए आप इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं क्यों? उसके भी गुण दोष दोनों देखना चाहिए ना। ये सब कांग्रेस की राजनीतिक वोट के तहत जो पैंतरेबाजी है उसका हिस्सा है श्री दिग्विजय सिंह का बयान। श्री दिग्विजय सिंह जी निजी जीवन में जो वो बोल गए हैं उसी के अनुसार मानते हो, जैसे रामदेव जी उनको ठग ही मानते हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है। अन्ना हजारे को चुका हुआ बोल रहे हैं, जरूरी नहीं है। राजनीतिक बयानबाजी अलग होती है और व्यक्तिगत आस्थाएं अलग होती हैं। दिग्विजय सिंह जी, मैं ऐसा मानता हूं कि एक आस्थावान व्यक्ति है। तो इन सारे बयानों के बावजूद आप दिग्विजय सिंह को आस्थावान कह रहे हैं और उनको आप देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए भी तैयार हैं। जो स्थिति, जैसे उन्होंने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में जो आइडियाज दी कि खेत का पानी खेत में, और उसी प्रकार आदिवासियों के संदर्भ में जो जमीन के पट्टे के बारे में सोचा, ये सब बहुत सी आइडियाज उनके समय की हैं जो धीरे धीरे इम्प्लीमेंट हो रही हैं। तो आइडियाज लेवल पर तो वो ठीक थे। एडमिनिस्ट्रेशन में जो जड़ तंत्र था उसको हिला पाने में उतने सफल नहीं रहे वो। लेकिन वही चीज जब आप और ऊंचा चढ़ते हैं, जैसा मैंने पहले कहा कि एक विधायक जरूरी नहीं अच्छा सांसद हो जाए, या म्यूचुअली वैसी वर्षा। मैं ऐसा मानता हूं कि जितना कांग्रेस में जितने कम लोग हैं उसी में से ढूंढेंगे ना, तो अवेलेबल बेस्ट अमंग द लॉट। इस नाते मैं टिप्पणी करता हूं, मतलब मैं उनको 100 में 80 नंबर दे रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं। तो ठीक है, कांग्रेस में आपको दो नाम नजर आते हैं, AK एंटोनी और दिग्विजय सिंह, और बीजेपी में आपको सिर्फ एक नाम नजर आता है, लालकृष्ण आडवाणी। अभी की स्थिति में सुषमा स्वराज आपको नहीं लगते? सब लोग, नहीं तो क्या होगा, आपस में लड़ मरेंगे, सब लड़ मरेंगे। अगर सुषमा बन जाएंगी, अरुण जेटली सब बन जाएंगे, आपस में मोदी बन जाएंगे, तो सब आपस में अभी सब टांग खिंचाई कर रहे हैं। हाँ। इमेज बना लिए सबने मिलकर कि लड़ने वालों की पार्टी है। हाँ। इस पार्टी के झगड़े तो अनंत हैं। हाँ। ये स्थिति अच्छी थोड़े है। और बीजेपी और कांग्रेस से अलग अगर मान लीजिए कि एनडीए की सरकार बनती है, बीजेपी का नहीं बनने की नौबत आती है, तो आप शरद यादव का नाम आगे बढ़ाते हैं। मैंने इस बारे में कहा था कि भैया सारी डिबेट को राहुल बनाम नरेंद्र पर ही सीमित क्यों कर रहे हैं? बहुत लोग हैं और अच्छे योग्य हैं। मैंने ये भी कहा था कि नीतीश, उस समय नीतीश और नरेंद्र की बात चल रही थी। जी। मैंने कहा इतना ही क्यों सोच रहे हो? एनडीए की ही बात अगर है तो दो नाम तो और अच्छे हैं। एक डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी है, वो भी केंद्र में मंत्री रहे हैं, और दूसरे शरद यादव है। तो ठीक है, शरद यादव को पीएम बना देंगे तो नीतीश कुमार का क्या करेंगे? नीतीश कुमार तो अच्छे हैं, अभी मुख्यमंत्री के नाते और काम करना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं कि सही नीयत से काम करने का अवसर उनको अब आया है।
वो सही नीयत से काम करने का ठोस अवसर का उपयोग वो कर पाते हैं या नहीं, मेरे दिमाग में बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो नीतीश कुमार अभी आपको पीएम बनने के लायक नहीं लगते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के तौर पर भी उनका काम आपके सामने कई सवाल खड़े करता है। और भी हाँ, बहुत सवाल खड़े करते हैं। उतावलेपन की बजाय धीरज और संयम की जरूरत इस बार की रैली ने उनके बारे में ये पहलू भी मेरे सामने खड़े हुए। हाँ, इस रैली पर आप कहना चाहते हैं कुछ? आपने याचना रैली इसको कहा है। हाँ, रैली। हाँ। जी जी जी। मैंने यही कहा भैया, देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर रहेगा। आप मांगने गए हैं तो इसको अधिकार क्या कह रहे हो? ये तो याचना रैली है आपकी। और ठीक है, और कितने भी संख्या कितनी हम भी जानते हैं, रामलीला मैदान को 45,000 50,000 में भरता है। हाँ। और कुछ भी कर लेंगे तो 80,000 भी संख्या रही होगी जो बाहर बाहर उफनती रहती है। तो ठीक है, वहां पहुंचे आप। और बात एक विशेष तरह थी, अगर आप प्राइम मिनिस्टर मटेरियल होते तो आप पहले होमवर्क करते कि 20 वर्षों की नई आर्थिक नीति में जो हिंडरलैंड्स हैं, अंदर के इलाके भारत के, एक है कोस्टल समुद्री तटवर्ती इलाके, तो तटवर्ती इलाके हमेशा फायदेमंद रहेंगे जी। तो उनके मुकाबले लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए कौन कौन से कंसेशंस इनर लैंड को जरूरी है, इसका आप होमवर्क करते और तब संपूर्ण राज्यों के साथ बात करते हुए आप बड़े फोरम पर विषय को उठाते, तब लगता कि आप प्राइम मिनिस्टर मटेरियल हैं। अभी तो लग रहा है कि आप जात पात की राजनीति में उलझते हुए उसी में से अपने को बचाते रखते और थोड़ा जनाधार बढ़ाने के लिहाज से बिहार का आप ये सब हल्ला कर रहे हैं। ये तो उस मुद्दे के प्रति न्याय नहीं हुआ, मैं ये मान रहा हूँ। होमवर्क नहीं किया, सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सिर्फ शिगुफे छोड़ रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है, ये शुभ नहीं होता। देखिए, देश नहीं चलता ऐसे। देश ऐसे छोटी मोटी वोट की राजनीति में फंसकर दांव प्रति दांव, पैंतरे दर पैंतरे, इससे देश नहीं चलता। देश का क्षितिज व्यापक होता है, देश की राजनीति का। उसमें देशी अंतर्देशीय सब बातों का विचार करना पड़ता है। मुझे इस बार की इस अधिकार रैली से सच में कहें तो निराशा हुई। अच्छा। मैं श्री नीतीश जी में भी, उनको भी पहले से जानता हूँ, 74 आंदोलन से जानता हूँ। जाहिर सी बात है, जाहिर सी। उनमें संभावनाएं बहुत हैं, लेकिन बटोरने की बजाय कुछ बिखरते नजर आ रहे हैं। असुरक्षा की भावना से कुछ ग्रस्त हैं, ऐसा लगने लगा। और नीतीश कुमार ने इस तरह की रैली से बिहार का स्वाभिमान गिराया है। देखिए, अपनी अपनी सोच हो सकती है। मैं ऐसा मानता हूँ कि राजनीतिक दृष्टि से केंद्र राज्य संबंधों को ठीक करना उनके आंदोलन के दायरे में तो आता है। उसको उठाने का जो तरीका और मुद्दा है, उस पर मेरा एतराज तो बना हुआ है। मैं बिहार का होने के कारण मुझे जो हर्ट करता है मन में, मैं जब अपने नवादा, सासाराम, औरंगाबाद के बच्चों को मुगल सराय में ठंडी रात में बोतल में नल का पानी भर कर खाली अनारक्षित डिब्बों के आगे 2-2 रुपए में बेचता देखता हूँ, और इस प्लेटफॉर्म से फिर नीचे उतर कर उस प्लेटफॉर्म पर दौड़ते देखता हूँ रात में 1:30 बजे, जब मैं राजधानी एक्सप्रेस का इंतजार कर रहा हूँ मुगल सराय में, तो मुझे लगता है कि क्यों ऐसा हो रहा है, ये कौन सा विकास है, क्यों दर दर ऐसा भटकना। फिर जैसा मैं दिल्ली में एक बार देख रहा था, हमारे साथी को बेवजह पीटा, बेवजह, यही कि वो बिहारी था। ये कौन सी बात हुई? तो बिहार के राजनेता होने के नाते अपने स्थान पर क्या ईमान की रोटी, इज्जत की जिंदगी मैसर नहीं की जा सकती? मैं ये सोचता रहता हूँ। तो मैं तो इन बातों से बिहार के अपने स्वाभिमान को जोड़ता हूँ। अतीत तो बहुत अच्छा था, ठीक है, चाणक्य का, चंद्रगुप्त का गुप्त काल था, सब ठीक था। सो व्हाट? आज हम कहाँ हैं? हमारे बच्चे ऐसे क्यों हों? हमारे बच्चे रेमिटेंस इकोनॉमी पर बिहार को बढ़ाने की सोचे। यहाँ के कारीगर कहाँ कहाँ जा रहे हैं, घर बार से दूर कमा कर भेज रहे हैं, तो घर चल रहा है। ये कौन सी स्थिति है? कौन सा विकास है? किसका विकास है? ये सवाल जरूर एक बिहार का होने के कारण मेरे मन में आता है। गोविंद जी, बिहार के आज की चर्चा करते हुए आपकी आंखों में आंसू आ गए, और मैं भी आपकी बात की पुष्टि करना चाहता हूं कि जिन महादलितों की राजनीति करते हैं नीतीश कुमार, उन महादलितों के बच्चे जहानाबाद में चूहे मारकर आज भी खा रहे हैं और पटना में नालियों से मछलियां पकड़ के खा रहे हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी की सेवा यात्राओं में आपको अक्सर बच्चे झाड़ू लगाते हुए दिखाई दे जाएंगे। इसलिए सोच की बात है ना भैया, इसमें हम क्या, किसके लिए प्रतिबद्ध हैं, हमारी जेहन में कौन है, गांधी जी की वो तिलस्म क्या था,
ये सबसे अंतिम आदमी को ही ध्यान में रखकर अपनी नीतियां बननी चाहिए। ये नीतियां मैं मॉडल से जो विरोध कर रहा हूं उसके पीछे कारण यही है, भैया दोनों लोग चाहे नरेंद्र मोदी हो चाहे नीतीश हो, दोनों पूंजी निवेश पर जोर दे रहे हैं। और यहाँ के हाथ इतने मजबूत मेहनती हैं, उनको काम यहीं दे दिया जाए तो जमीन है, जल है, जंगल है, जानवर है, इस आधार पर विकास को विकेंद्रित तौर पर क्यों नहीं किया जा सकता? बिहार उसकी अच्छी प्रयोग भूमि हो सकता है। यहाँ के लोगों को यही रोजगार क्यों नहीं मिले जो जहां है, और सम्मानजनक रोजगार और रेम्यूनरेशन का रोजगार क्यों नहीं मिल सकता? उसके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी चाहिए? सोच तो ये होनी पड़ेगी। इतनी अच्छी उर्वरा जमीन, सिंचाई के लिए जल देश के किसी अन्य प्रांत में नहीं है। तो पूरा उत्तर बिहार कोई घूम ले तो भैया जल जमाव से कैसे मुक्ति मिले, ये तो सोचें। ये सब न सोच के अरे वही टाटा, वही अंबानी और वही एसआर और फलाना ढिकना सबके बुला के यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करो, एक भिखमंगे का विकास होगा? कहो बिहार में बहुत ताकत है। ताकत का ठीक पहले तो पहचान करना, फिर परवाह करना। और मुझे लगता है कि राजनीति के शोरगुल में कई बार ये गंभीर मुद्दे गुम हो जाते हैं। फलतः सत्ता में लोग आ तो जाते हैं, आने के बाद सत्ता स्वयं में साध्य बन जाती है, जो साधन होना चाहिए अंतिम आदमी को आगे बढ़ाने का। 15 साल आपने लालू का भी राज देखा, 7 साल आप नीतीश का भी राज देख चुके हैं। क्या नीतीश कुमार लालू यादव से बेहतर है? देखिए कुछ मायने में तो बेहतर निकले जो दृश्यमान है, जैसे सड़क है। बिजली का तो मुझे पता नहीं, बिजली तो शहरों में दिखती है, गांव में क्या होता है भगवान जाने। और सड़क तो दिखती है सब जगह। और इन सब राजनेताओं ने पहचान लिया है सड़क ही दिखती है। लोग बाहर के लोग आएंगे तो सड़कवा देख के विकास हुआ कह देंगे। इस बात को ये लोग भं जाते हैं। और उसके बाद जो आगे लॉ एंड ऑर्डर की बात है, मैं ऐसा मानता हूं कि थोड़ी कुशलता बरती जा रही है जो खराब है। आप केसेस रजिस्टर ही ना करें तो अपराध स्वयं ही कम हो जाएंगे, क्योंकि डाटा तो थानों से मिलेगा। हाँ, लालू जी के समय में खौफ था, वो खौफ किन्हीं कारणों से कम हुआ है, ऐसा जरूर लगता है। लेकिन गांव की देहातों की क्या स्थिति है, मैं तुरंत बोलने की स्थिति में तो नहीं हूँ। एक बात और मुझे तो अच्छी नहीं लगी है, इतना ज्यादा प्रचार पर जोर। ये स्वयं बताता है कि ऊपर से ठाठ बाट, अंदर से मुकामा घाट, अपने यहाँ कहावत करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक छोटी बात अगर आप अनुमति देंगे तो उत्तर प्रदेश बिहार में दुर्भाग्य से सामाजिक आर्थिक तौर पर जातियों के बारे में जातियों के नेता विचार करें, इसकी बजाय जातियों के नेता एमएलसी कैसे बन जाए, कोटा कैसे हमरो हो जाए, इस फेर में लग गए। तो उसमें उन जाति के चंद नेताओं और दलालों का फायदा हो जाएगा। सामान्य व्यक्ति बेचारा मुसहर अति पिछड़े में दलित है, कहाँ गया वो, ओकर जिंदगी में क्या फर्क हुआ, इसके बारे में विचार करने की ज्यादा जरूरत है। नहीं तो ये पॉलिटिक्स तो जातिवाद में तोड़ ताड़ के बर्बाद करेगा। तो नीतीश कुमार की राजनीति भी वही बर्बाद करने वाली विध्वंसक, राजनीति, चाहे लालू जी की थी चाहे नीतीश जी की थी, विध्वंसक राजनीति है, समाज तोड़क है। ज्यादा चालाक कौन है, यही एक कंपटीशन है। तो नीतीश कुमार थोड़ा ज्यादा चालाक दिखाई देते हैं। हाँ, सोफिस्टिकेटेड है, बतवा वही कर रहे हैं, बात वही कर रहे हैं, अधिक महीन ढंग से। आपने ये भी कह दिया कि ऊपर से ठाठ बाट, अंदर से मुकामा घाट, प्रचार पे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो जो काटजू की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है कि बिहार में मीडिया पर एक अघोषित सेंसरशिप है, इसमें आप यकीन करते हैं ना? जो ऊपर से दिखाई पड़ रहा है, इतना प्रचार का बौछार अच्छा नहीं होता। मैं फिर कहूंगा, देखिए प्रचार वृष्टि के समान है। उपलब्धि के अनुरूप वृष्टि होनी तो फायदा होगा। उपलब्धि से कम प्रचार होगा तो सूखा फसल हो जाता है। उपलब्धि से ज्यादा प्रचार होता है फसल गिर जाती है, एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाएगा। और वो अचीवमेंट ग्राउंड लेवल पर होगा नहीं। उसको भुनाने वाला कोई सही नियत का रहेगा तो उलट देगा। क्या बात है, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार आपकी इस बात को समझेंगे। 74 के आंदोलन में आप भी रहे, 74 के आंदोलन में नीतीश कुमार भी रहे। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार जेपी का सबक भूल चुके हैं पूरी तरह से? इस बार मुझे अच्छा नहीं लगा। देखिए, उनकी रैली का भाषण थोड़ा अंश मैंने सुना था, न बाएं न दाएं सीधे चलेंगे, ये उन्होंने कहा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। फिर उनके संपूर्ण भाषण में लोहिया कहाँ गुम हो गए, विचारधारा का उन्होंने, मुझे ऐसा लगा कि डॉक्टर लोहिया के समाजवाद का विसर्जन उन्होंने उस भाषण में ये कहकर किया कि सत्ता ही प्राप्ति सुप्रीम है, इसलिए हमको कहीं दिखता नहीं है, न दाएं न बाएं, केवल सत्ता दिख रही है। उनको देखना चाहिए गरीब किसान, मजदूर, कारीगरों को,
उनको ये न देखकर सीधा चलना, यानी दिल्ली की तरफ चलना सूझ रहा है, जनता की तरफ की जिम्मेदारी से अपना मन हटाकर, ये अच्छी बात नहीं। और गोविंदाचार्य जी, आप चुनाव से पहले अचानक जो है मुझे लगता है कि ज्यादा सक्रिय हो गए। इधर आपने ये भी कहा कि 50-60 छोटे छोटे दलों का, संगठनों का, व्यक्तियों का आप एक जो है मोर्चा बना रहे हैं या बना चुके हैं, जिसको आपने सेफ डेमोक्रेसी फ्रंट नाम का नाम दिया है। तो ये क्या है, क्या खेल करने वाले हैं आप? हम को लोग खेल नहीं कर रहे हैं। आपको मालूम ही है जी जी जी। कि देखिए, महामंत्री था 88 से 2000 तक बीजेपी में, छुट्टी लिया, 2 साल पढ़ाई किया वैश्वीकरण के बारे में, जी जी। फिर 2003 से लेके 13 तक 10 साल जी जी। हमने बौद्धिक, रचनात्मक, आंदोलनात्मक, तो कौटिल्य शोध संस्थान, भारत विकास संगम, राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन, जी जी। तीनों का ढांचा खड़ा किया और वो ढांचा सबके दे दिया, जिसको हवाले कर दिया, और हम आगे बढ़े कि इसके साथ साथ मूल्यों और मुद्दों की पटरी पर राजनीति आवे। और 2013 जनवरी मकर संक्रांति के दिन से जी जी। उस बात को शुरू किया। तो एक 550 लोगों की सूची बनाई, एक 50-55 उसमें समूह हैं, उन सबको हम जोड़ रहे हैं और भारत परस्त, गरीब परस्त नीति का दस्तावेज थोड़ा सा बन जाए। तो ये 550 लोग क्या अभी लोकसभा के चुनाव में चुनाव लड़ेंगे? 543 सीटें हैं। भाई ना, उतना हमारा कोनो पहुंच नहीं है। मेरा अनुमान है कि देखिए 30-40 जगह पर लोग खड़े हो सकते हैं। 30-40 जगह। हाँ, लेकिन वो जीते हारे उसका कोनो ठिकाना नहीं है। कांचीराम जी कहते थे कि पहला चुनाव हारने के लिए लड़ूंगा, उसके बाद हराने के लिए लड़ूंगा, उसके बाद जीतने के लिए। हम वो सब भी नहीं सोचते, हमारा उम्र भी तो हो चुका, इसलिए नए लोग इस दिशा में जितना करना चाहें उतना करें। हम हमारे कंधे पर सवार होकर वो आगे का देखें, हमारा रोल ये हो सकता है। तो आपको न एनडीए चाहिए, न यूपीए चाहिए, आपको एक तीसरा विकल्प चाहिए जो मानते हैं कि हाँ, विकल्प ही नहीं, वैकल्पिक राजनीति चाहिए। ये सत्ता बल, धन बल और बाहुबल की बजाय आत्मबल और जनबल पर आधारित वैकल्पिक राजनीति खड़ी होनी चाहिए, ये हमारा मानना है। और ये प्रयोग है, और प्रयोग में देखिए इतना मैं संतोष कर लेता हूँ कि नीयत सही रहे, मेहनत खूब हो, दिशा ठीक हो, आगे परिणाम तो उसके ऊपर है, हमारे ऊपर थोड़े है। और अन्ना और केजरीवाल, आप नियत की बात कर रहे हैं, तो अन्ना और केजरीवाल की नियत पर आपको कितना यकीन है? देखिए, हम उन सब को आदर करते हैं। आपने बाबा रामदेव जी का नाम छोड़ दिया, श्री रविशंकर जी का नाम छोड़ दिया, इन सब को हम आदर करते हैं, बड़ा काम कर रहे हैं। केवल एक प्रार्थना है, उसके लिए हम सब का पैर पकड़ने को तैयार हैं। भैया सब लोग इकट्ठा हो जाओ, एक दूसरे का इज्जत करो, साथ में जिन बातों पर सहमत हैं उस पर तो साथ आगे बढ़िए। जैसे लोक सत्ता पार्टी के डॉक्टर जयप्रकाश हैं, जैसे डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी हैं, इन सब को हमारी कोशिश होगी एक बार इनफॉर्मल बातचीत के लिए इकट्ठा तो हो भैया, इतना दूर दूर का है, काम अपना अपना करो, क्योंकि सद्भाव रखो। इसके लिए मैं सबको जुटाने वाला हूँ, अप्रैल अंत में शायद जुड़ जाएंगे। लेकिन आप इतनी खुलकर बातें कर रहे हैं और सबके बारे में आप बेबाक बोल रहे हैं, आपको अच्छा लगता है कि अन्ना हजारे यूपीए सरकार की आलोचना करते हैं और एनडीए की आलोचना नहीं करते हैं? नीतीश कुमार को सर्टिफिकेट दे देते हैं, नरेंद्र मोदी को सर्टिफिकेट दे देते हैं। अरे भैया, जितना उनको घूमना चाहिए, जो उनके संगी साथी हैं, उन्हों का प्रभाव उन पर पड़ता होगा ना, और ज्यादा घूमने की जरूरत है। अब बेचारे आए, सुबह आए पटना, वो और वीके सिंह जी यहाँ रहे, दिन भर रहे, वो चले गए। तो उसमें जो जेडीयू के और लोग मिले होंगे, सबने खैर ख्वाही अच्छी की, खातिरदारी की होगी, उन लोगों ने सब ठीक है चल रहा है। जैसे वो नहीं हुआ था अकबर और बीरबल की कहानी में कि हजाम रोजे आके बताता था बड़ा सब कुछ खुशहाल है, क्योंकि उसका खुशहाली था। जब डकैती डलवा दिया बीरबल ने उस हजाम के घर है, अगले दिन दौड़ता दौड़ता आया और कहा कि माँ जहां पना क्या होया है लॉ एंड ऑर्डर का। गोविंदाचार्य जी, आप सारे लोगों के बारे में बहुत बेबाक बातें कर रहे हैं। हम आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, कुछ दूसरे ट्रैक पर भी जाकर बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो गोविंदाचार्य जी से पूछेंगे कुछ और सीधे सवाल, नुकीले सवाल, पहले सवाल, और वो चंद सवाल जिनके जवाब सिर्फ हाँ या नहीं में दिया करते हैं।